प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। और महाजनपद काल, जैसा कि हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों की अगर हम बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। तो बेसिकली हमें जो पढ़ाया जाता है इतिहास में वो मगध के ही बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो अन्य महाजनपदों को तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मगध के विषय में इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। हालांकि मगध को फिर से एक बार हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो कुड़िक जो कहा गया है वो कहा गया है अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। कुड़िक इसका बचपन का नाम था। और अजातशत्रु का फादर कौन था? वो था बिंबिसार। और बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी अजातशत्रु ने गद्दी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र को पाटल गांव भी कहा जाता था प्राचीन समय में, और आज के समय में, आधुनिक समय में बिहार की राजधानी पटना भी है। और इसके सामरिक महत्व को देखते हुए अजातशत्रु ने वैसे इसके सामरिक महत्व को महसूस किया था, लेकिन उसने अपनी राजधानी बदली नहीं थी। उसके पुत्र उदयन, जो बी ऑप्शन है, उसका पुत्र उदयन ने इसके सामरिक महत्व को समझते हुए अपनी राजधानी गिरिब्रज, मैं बता दूं आपको, गिरिब्रज और राजगृह पहले पुरानी राजधानी हुआ करती थी मगध की, और उसको बदलकर इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया था। अशोक तो बाद की कहानी है, घनानंद भी नहीं। तो सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण यानी जिसका वर्ण काक हो, कौवे की तरह हो रंग जिसका, तो वो था कालाशोक। तो इसको कालाशोक, काकवर्ण ऐसा कहने के रीज़न थे कि रंग में बहुत काला था, कालाशोक। और ये किस वंश का था? ये शिशुनाग वंश का था कालाशोक शासक। और जो हर्यक वंश के शासक थे वो कौन थे? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार था, अजातशत्रु था और उदयन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान, ये मह नहीं, सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। इराक में एक जगह है बेबीलोन, वहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। दूसरा प्रश्न इसी पेज पर आ गया, तो इसको पढ़ लेते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो भाई सिकंदर ने और राजा पोरस ने एक जो उनके बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। मैं ये बता दूं, पड़ाव तो डला ही हुआ था और उनके बीच युद्ध भी हुआ था, और जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी। हार हुई थी। और इस युद्ध को बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। किन के बीच हुआ था ये युद्ध? राजा पोरस के, जो पंजाब का राजा हुआ करता था, और किसके? सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ गया। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? भाई प्रथम नगरीकरण तो कौन सा था? प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो क्योंकि वहाँ भी नगरीकरण हुआ है। और द्वितीय नगरीकरण 16 महाजनपद काल की बात है। तो इसके मैंने बताया था कि मृदभांडों से भी हम क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन यूज हुए, भाई महाजनपद काल में किस प्रकार के बर्तन यूज हुए। तो ये पूछा है उसने कि भाई महाजनपद काल में यानी द्वितीय नगरीकरण के समय में किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग हुआ है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी पर है। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक बोलते थे। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो था अवंतिका, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जैंद्रमीज कहा गया है? अग्निमीज या जैंद्रमीज जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? इसके बारे में देखते हैं। अजातशत्रु को कहा गया है, कालाशोक, महापद्मनंद
या धनानंद को कहा गया है? तो मैं बता दूं कि अग्निमीज और जैंद्रमीज जो है धनानंद को कहा गया है, और मैं बता दूं कि महापद्मानंद के 8 पुत्रों में से धनानंद एक था। ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। धनानंद ये धन से बहुत आनंदित होता था, धन के आनंद में रहता था, इसलिए इसका नाम धनानंद था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। ये किसके? ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दारिया बहु इसे बोलते हैं, या दारा प्रथम भी इसे कई बार हम कह देते हैं। इसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद 20वां प्रांत उसको बनाया था। और मैं बता दूं ये ईरानी शासक हुआ करते थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम हमारे देश पर आक्रमण किया था। और किस वंश के थे ये? हखामनी वंश के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट, हाइडे स्पीस या विदस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? अभी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो ये राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 323 ईसा पूर्व, 325 या 326? तो 326 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट सा नहीं है, अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी तो गिरिब्रज या राजगृह थी। जो मगध की पहली राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी है, और वैशाली भी मगध की राजधानी बनी है। मैंने बताया था कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद हुआ है। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे बताया था। तो उदयन के द्वारा ये किया गया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ से ये उपलब्ध होती है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची है। निम्न में से मगध कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद जो था वो सिकंदर महान का समकालीन था, लेकिन धनानंद से सिकंदर का युद्ध नहीं हो पाया था। सिकंदर कहते हैं सिकंदर जो है सिंधु नदी के किनारे से वापसी लौट गया था बिना युद्ध किए, इसलिए धनानंद को उसका सामना नहीं करना पड़ा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा क्यों है मैं बता दूं, क्योंकि जो मगध का हर्यक वंश है उसका काल जो शासन काल है वो 544 से और 412 बीसी तक है। तो 544 में स्टार्टिंग यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व हो गया ना। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो मैंने अभी बताया था कि वो डेरियस था, दारा प्रथम या दारिया बहु जिसको बोलते हैं, और ये हखामनी वंश का शासक था। मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? मगध के राजा का हमेशा जो युद्ध रहा है वो बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो वो था अजातशत्रु। इसने 2 प्रकार के विशेष प्रकार के यंत्र जो युद्ध में जो है शुरू किए थे वो अजातशत्रु है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट तो धनानंद था। मैं बता दूं धनानंद ने आचार्य चाणक्य को, ये मंत्री थे धनानंद के आचार्य चाणक्य, उनका अपमानित करके और बाहर निकाल दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उसके साम्राज्य को। भारत में सिक्कों में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व से, जब से ये महाजनपद काल हुआ। क्योंकि एक चीज़ और थी कि जो धातु थी, धातु तो पहले से भी थी, ताम्र पाषाण काल में भी थी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता अगर देखते हैं तो वहाँ भी धातु है, लेकिन यहाँ महाजनपद काल में लोहा भी आने लगा। हालांकि जो सिक्के ज़्यादातर बनते थे वो तांबे वगैरह के बनते थे, लेकिन लोहे का यहाँ आविष्कार। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? ये देखते हैं।
तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। तो मुख्य कारण पूछे हैं, हालांकि व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ भी था इस दौरान, उतना भी नहीं, लेकिन मुख्य कारण क्या था इसका, लोहे का विकास। अब लोहे के विकास का बड़े राज्यों के उदय से क्या कारण है भाई, लोहा जब आएगा तो उससे जो है कृषि होने लगी, कृषि होने लगी तो बेहतरीन कृषि से लोग आमदनी करने लगे, पैसा कमाने लगे, तो लोग समृद्ध हो गए। अब लोग समृद्ध हो जाएंगे तो राजा लोग क्या करने लगे, जो या बहुत अमीर लोग थे, सामंत वगैरह थे, वो क्या करने लगे, लोहे के हथियार बनाने लगे। अब हथियार बनाएंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा और नए नए राज्यों की महत्वाकांक्षाएं पैदा होंगी। इस तरह से महाजनपद काल आया। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो मैं बता दूं कि अवंती के एक नरेश थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत, है ना। तो बिंबिसार ने उनके राज्य में अपने राजवैद जीवक को एक चिकित्सक के रूप में भेजा था। तो अवंती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। 29वां क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। तो किस शासक ने बनाया भाई, शिशुनाग ने। अवंती और वत्स तो दो जनपद थे, अवंती और वत्स, अवंती या वत्स सॉरी, तो उनको जीतकर जो है किस में मिला लिया था, शिशुनाग ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो शिशुनाग सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्यों में कर लिया था। तो बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। अंग जो था एक महाजनपद हुआ करता था और उसको अपने राज्य में मिला लिया था। और वहाँ का जो शासक अंग को जब अपने अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया उसने, तो वहाँ का शासक जो बनाया वो अजातशत्रु को बनाया। तो बिंबिसार इसका सही ऑप्शन होगा, बिंबिसार ने। लेकिन शासक किसको बनाया था, अजात। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है। पुराणों में महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, बिल्कुल सही है ये। और महापद्मानंद ने इससे सर्वाधिक विस्तार दिया, ये भी सही है। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इनकी 4 राजधानियाँ बनी, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, तो सही इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किसी एक का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किसका शासन था, नंदों का शासन था। उस समय धनानंद शासक हुआ करता था। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना। तो जैसा कि मैंने बताया है, मगध, गांधार नहीं था, काम्बोज नहीं था, काशी, ये तीनों गलत हैं। मगध इसका सही आंसर है। ये तो पता है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, कि सिकंदर के आक्रमण से क्या प्रभाव नहीं पड़ा, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं इसका। इस आक्रमण ने भारत यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए। भाई ये तो किया होगा, जब आक्रमण होते हैं तो लोग एक दूसरे में मिलते हैं, आना जाना शुरू होता है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। रियासतों का क्या मतलब है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि डी ही सही है। डी ऑप्शन देना पड़ेगा, ये प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मगध में नहीं थी। मैं बता दूं, सबसे अच्छी पहला गणराज्य अगर हम प्रथम गणतंत्र बोलें तो प्रथम गणतंत्र था वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो था ये प्रथम गणतंत्र राज्य था। और मगध में गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि अब देख रहे हैं, मगध को जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे के मतलब जो राजा है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बन जाएगा। तो इसको गणतंत्र व्यवस्था नहीं कहते। गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं कि लोगों की सहमति के बाद जो राजा बनता है, राष्ट्र प्रमुख बनता है ना। हालांकि उस समय चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी। चलिए, निम्न में से किसे श्रेणियाँ नहीं श्रेणियाँ, इसको बोलते हैं श्रेणियाँ। तो श्रेणियाँ किसको कहा गया है, तो श्रेणियाँ जो कहा जाता था वो कहा गया है बिंबिसार को। बिंबिसार को क्यों श्रेणियाँ कहा गया है, माना जाता है कि बिंबिसार जो है बहुत सारी नियमित और सतही सेना रखने वाला शासक था। नेक्स्ट, भयानक सेना का स्वामी। तो भयानक सेना का स्वामी निम्न में से किसे उग्रसेन, ये उपाधि थी, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो वो है महापद्मानंद। आंसर क्या होगा, महापद्मानंद।
आगे देखते हैं। डेरियस दारियाबहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के निकटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था, उसे यहाँ से कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो 360 टैलेंट। टैलेंट एक यूनिट थी वेट की, वजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं इसको। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट, गृहपति का क्या अर्थ था? गृहपति का अर्थ था धनी किसान। व्यापारी नहीं, ये गलत है। धनी व्यक्ति नहीं, धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। मगध में किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये भैया अजातशत्रु के लिए कही गई बात है। अजातशत्रु ने अपने पुत्र बिंबिसार को मारा था गद्दी के लिए, और ऐसे ही अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने गद्दी के लिए मार दिया था। तो जैसे को तैसा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? मैंने अभी बताया वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा जो है गणतंत्र स्थापित। प्रथम गणराज्य क्षेत्र जो था वो था लिच्छवी गणतंत्र गणराज्य। नेक्स्ट, 46वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, नंदों का शासन था। नेक्स्ट, निम्न में से एक ईसा 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। भाई सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था 6वीं सदी ईसा पूर्व में? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, मगध इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डी इसका सही ऑप्शन है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये द्वारा आ गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था और जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो ये हमारा सेशन समाप्त हुआ महाजनपद काल का। हालांकि इसमें मगध संबंधी सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने बताया भी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य के ही बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतिहास में। सारे महाजनपदों को पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ठीक है, अब एक बार इससे आगे हम कल फिर वीडियो डालते हैं अगले 50 क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की। तो पढ़ते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आज के लिए पर्याप्त है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।